हेलो दोस्तों, इट इज़ सेकंड लेक्चर ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हम इस लेक्चर में ग्लाइकोलाइसिस हेडिंग से हमें पढ़ना है। अगर हम देखें तो द टर्म ग्लाइकोलाइसिस हैज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। यह जो टर्म माने नाम है ग्लाइकोलाइसिस, यह ओरिजिनेटेड माने कहाँ से आया है? एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोज फॉर शुगर एंड लाइसिस फॉर स्प्लिटिंग। मतलब ग्लाइकोलाइसिस में दो वर्ड हैं। पहला है ग्लाइकोज जो कि शुगर से लिया गया है, एंड सेकंड जो है वो होता है लाइसिस। लाइसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग माने ब्रेक होना। अगर कोई किसी बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक होना ही क्या कहलाता है? स्प्लिटिंग। अगर हम आगे देखें तो द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज गिवन बाय गैस्टव एम्बेडन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पार्नाज एंड इज ऑफन referred to as the EMP pathway। यह जो स्कीम यानी यह जो मेथड है ग्लाइकोलाइसिस का, यह जो ग्लाइकोलाइसिस का मेथड है वह गिवन दिया गया है किसके द्वारा? गैस्टो एम्बेडन द्वारा, ओटो मेयरहॉफ द्वारा एंड जे पार्नाज। मतलब इन तीन साइंटिस्ट ने मिल करके ग्लाइकोलाइसिस मेथड को बताया या इसकी डिस्कवरी की थी इसे। और यह जो है यह जो मेथड है इसे ऑफर मैंने प्राय रिफर्ड एक किस तरफ इशारा करता है? एट द ईएमपी पाथवे। मतलब ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कह सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या होता है? ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे को देखें तो इसमें इसे हम जो तीनों साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर रखा गया है। जैसे कि इसे हम पहले वाले को देखें तो इम्बेडन एंड मिडिल मेयर ऑफ एंड लास्ट का जो है पारनाज। एंड इन anaerobic organisms it is only process in respiration। इन anaerobic एरोबिक का मतलब होता है एयर, एन का मतलब होता है absent। मतलब जिनमें एयर absent हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें एयर absent हो मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत ना हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स इट इज ओनली प्रोसेस इन रेस्पायरेशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म में यह जो प्रोसेस है केवल रेस्पायरेशन में भाग लेता है। यह ग्लाइकोलाइसिस करने वाले जो एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह केवल रेस्पायरेशन के लिए ग्लाइकोलाइसिस करते हैं। अगर हम आगे देखें तो ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यह जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वह अकर्स इन द सेल साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। मतलब जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, मतलब सेल के अंदर मिडिल पार्ट, मान लीजिए अगर कोई सेल है तो उसके बीच में जो यह बीच में पाए जाने वाले जो पार्ट्स होते हैं, एक वाटर जैसा पार्ट होता है हल्का, उसे ही क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। मतलब ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होने वाली एक इवेंट होती है। एंड दिस इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। या तो एक भाई नेचुरल फेनोमेना है कि यह जो साइटोप्लाज्म होता है वह सभी लिविंग सेल्स में ही पाया जाता है। ऐसे सेल्स जिनमें साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग। तो साइटोप्लाज्म जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। In this process, glucose undergoes partial oxidation to form two molecules of pyruvic acids। In this process, किस प्रोसेस में? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में यह जो ग्लूकोज होता है वह पार्शियल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि ग्लूकोज में कितने कार्बन पाए जाते हैं? 6। इन 6 कार्बन्स में अगर किसी कार्बन्स को ब्रेक कर दिया जाए तो वह एक बॉन्ड से ब्रेक होने के बाद उनका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ ग्लाइकोलाइसिस में 3 कार्बन के एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? पायरुविक एसिड। जिसे हम क्या कहते हैं? पायरुविक एसिड। तो यहाँ बताया गया है कि इन दिस प्रोसेस, मतलब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में
ग्लूकोज पार्शियल ऑक्सीडेशन द्वारा बनते हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड्स। मान लीजिए ये भी एक पायरुविक एसिड है एंड ये भी एक पायरुविक एसिड्स है। यह एक ही ग्लूकोज से बनने वाले दो पायरुविक एसिड्स हैं जो कि पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब अगर एक बार तीन तीन कार्बन के जो मॉलिक्यूल बने हैं तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसीलिए यह कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, मतलब केवल एक ही बॉन्ड ही ब्रेक हुआ है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन। अगर हम आगे देखें तो इन प्लांट्स पौधों में दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज which is end product of photosynthesis which is end product of photosynthesis are from storage carbohydrate। यह जो पौधों में यह ग्लूकोज जो है दिस ग्लूकोज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज, या तो जो पौधों में या पेड़ प्लांटों में सारे पाए जाने वाले जो ग्लूकोज होते हैं ये कैसे बनते हैं, या तो सुक्रोज से डिराइव्ड होते हैं, माने सुक्रोज से बनते हैं, अथवा कार्बोहाइड्रेट के रूप में ये स्टोर होते हैं, वहाँ से ये ग्लूकोज बनते हैं। लेकिन यहाँ जो दूसरी लाइन है कि विच इज एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस जो कि हम आगे पढ़ेंगे वह एक प्रोसेस होता है जिसमें CO2 और H2O मॉलिक्यूल्स मिल करके ग्लूकोज बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ दिया गया है कि विच इज द एंड प्रोडक्ट, मतलब अंतिम में बनने वाला जो एक उत्पाद या प्रोडक्ट होता है वह ग्लूकोज ही होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बनने वाला एक प्रोडक्ट है। एंड यह ग्लूकोज या तो सुक्रोज से अथवा कार्बोहाइड्रेट से भी मिल सकता है। एंड सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय एंजाइम इन्वर्टेज एंड these two monosaccharides readily enter in glycolytic pathway। अगर हम देखें तो जो सुक्रोज है यह ग्लूकोज में एंड यह जो है ग्लूकोज में अथवा फ्रक्टोज में ब्रेक होता है। तो इसे ब्रेक कर, क्योंकि सुक्रोज से मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है, अथवा हम दूसरी तरफ से कह सकते हैं यह ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलकर के सुक्रोज बनाता है। तो यहाँ सुक्रोज से फ्रक्टोज और ग्लूकोज बनता है, वह किस एंजाइम की उपस्थिति में बनता है, जिसे हम कहते हैं क्या, इन्वर्टेज। तो यहाँ यह बताया गया है कि जो सुक्रोज है वह कन्वर्टेड माने बदलता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय एंजाइम इन्वर्टेज एंड दीज टू मोनोसेक्राइड्स इन रेडियली इंटर इन ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ये दोनों फ्रक्टोज और ग्लूकोज क्या कहलाते हैं, मोनोसेक्राइड्स। तो यह मोनोसेक्राइड्स अब ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में, मतलब ग्लाइकोलाइसिस में होने वाले पाथवे को हम ग्लाइकोलाइटिक पाथवे कहते हैं। अब ये दोनों मोनोसेक्राइड उनमें इंटर करते हैं, माने ग्लाइकोलाइसिस मेथड में प्रवेश करते हैं। अगर हम आगे देखें तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फास्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6-फास्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। यहाँ यह बताया गया है कि जो ग्लूकोज है एंड फ्रक्टोज जो होता है वह फास्फोराइलेटेड मतलब अगर ग्लूकोज से फास्फेट जुड़ा, उससे कंबाइन किया, तो इसे जुड़ना मतलब फास्फेट का ऐड होना ही क्या कहलाता है, फास्फोराइलेटेड। चाहे वह ग्लूकोज से ऐड हो अथवा या किससे, फ्रक्टोज से ऐड हो। फ्रक्टोज अथवा ग्लूकोज से अगर फास्फेट जुड़े तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं फास्फोराइलेटेड, जो कि यह होने के बाद, मतलब फास्फोराइलेटेड होने के बाद यह जो ग्लूकोज है वह बनाता क्या है, तो वह बनाता है क्या, ग्लूकोज 6-फास्फेट। क्या बनाता है, अगर आप यहाँ देख सकते हैं ग्लूकोज से अगर फास्फेट जुड़ा तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज 6-फास्फेट, जो कि किस एंजाइम की सहायता से यह इवेंट हुआ। तो यहाँ होने वाले जो एंजाइम होते हैं उसे कहते हैं क्या, हेक्सोकाइनेज, जो कि यहाँ दिया गया है
कि हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में ग्लूकोज अथवा फ्रक्टोज ऐड करता है किससे, फास्फेट से, जिससे फास्फोराइलेटेड कहते हैं, और यह प्रोडक्ट देता है कौन सा, ग्लूकोज 6 फास्फेट। एंड दिस phosphorylated form of glucose then isomerase to produce fructose 6 phosphate। दिस फास्फोराइलेटेड, या जो फास्फोराइलेटेड हुआ है मतलब ग्लूकोज अथवा फ्रक्टोज से जो फ्रक्टोज फास्फेट ऐड किया है, उसके बाद फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन माने उसके बाद आइसोमेरेज जो एक एंजाइम है उसकी सहायता से प्रोड्यूस माने बनाता है क्या, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, और यह फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। यह जो ग्लूकोज है यह फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस, अगर हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस जो मेथड होता है, ग्लाइकोलाइसिस मेथड में यह जो ग्लूकोज होता है, यह ग्लूकोज 2 पार्ट में 3 कार्बन का और 3 कार्बन का ब्रेक होता है। लेकिन इसे, यह जो पार्ट है यह सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, तो सेल से बाहर ना निकल जाए इसीलिए हम यहाँ क्या जोड़ते हैं, फास्फेट। इसीलिए क्या जोड़ते हैं यहाँ पर, फास्फेट दोनों तरफ, इनके दोनों तरफ पाया जाता है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ फास्फेट होता है जिससे आप बाहर ना चले जाएं सेल्स के। अगर हम एक को लेकर समझाएं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यह 3 कार्बन का जो कार्बन का जो ग्लूकोज एक पायरुविक एसिड है, यह क्या है, पायरुविक एसिड। तो यहाँ भी फास्फेट, यहाँ भी फास्फेट, जिससे यह सेल के बाहर ना जा सके और सेल में हम इन्हें एटीपी की तरह, एटीपी बनाने में यूज कर लें। तो यह तो पायरुविक एसिड है लेकिन यह फास्फेट और फास्फेट है, तो 3 कार्बन से दोनों तरफ फास्फेट जुड़ सके इसके लिए फ्रक्टोज ही जिम्मेदार है। क्योंकि ग्लूकोज में तो केवल एक ही प्लेस होता है जहाँ से फास्फेट जुड़ सकता है, लेकिन अगर हम दोनों तरफ देखें तो केवल फ्रक्टोज में ही ऐसा स्थान होता है जहाँ से दोनों तरफ फास्फेट जुड़ पाता है। क्योंकि हमें इक्वल डिवाइड करना है इसीलिए ग्लूकोज से फ्रक्टोज में बदलता है। एंड अगर हम आगे देखें तो सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है आगे का, मतलब इसके बाद का जो मेथड होगा, मतलब फ्रक्टोज 6 फास्फेट के बाद जो मेथड है सब में, या ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, दोनों में होने वाला मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म शब्द में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं वह मिल करके एक बड़ा पार्टिकल बनाता है, और कैटाबॉलिज्म में कोई बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक होकर के छोटा मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहाँ होने वाला जो मेटाबॉलिज्म है इसमें इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब कैटाबॉलिज्म। तो यह जो मेटाबॉलिज्म है मतलब एक प्रकार का, कैटाबॉलिज्म एक प्रकार का मेटाबॉलिज्म है। तो इसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम, मतलब अब चाहे ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, दोनों में होने वाला मेटाबॉलिज्म अब सेम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक में अलग और दूसरे में अलग हो, दोनों में होने वाला जो मेथड या इवेंट होगा वह सब सेम होगा। द वेरियस स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर डिपिक्टेड इन द फिगर 12.1। यह जो फिगर दिया गया है कि यह जो अलग अलग स्टेप्स हैं किसके, ग्लाइकोलाइसिस के, वह दिखाए गए हैं किस फिगर में, 12.1 के। अगर आप देखना चाहें तो यह देख सकते हैं कि यह जो फिगर है यह 12.1 में दिखाया गया है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के अलग अलग स्टेप्स हैं। एंड इन ग्लाइकोलाइसिस a chain of 10 reaction under the control of different enzymes takes place to produce pyruvate from glucose। And in glycolysis में चेन ऑफ 10 रिएक्शंस, 10 रिएक्शनों का जो चेन होता है, एक श्रृंखला, एक समूह 10 रिएक्शनों का, जो कि अंडर द कंट्रोल डिफरेंट एंजाइम्स, जो कि अलग अलग एंजाइम्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है, टेक्स प्लेस प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज,
ग्लूकोज से क्या बनाता है, पायरुवेट। मतलब यहाँ कंक्लूजन लिखा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस एक मेथड है जिसमें से आने के लिए यहाँ पर 10 रिएक्शंस पाए जाएंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज से वह क्या बनेगा, पायरुवेट। तो यही यहाँ पर एक कंक्लूजन की तरह दे दिया गया है कि ग्लाइकोलाइसिस मेथड में 10 रिएक्शन से होते हुए ग्लूकोज पायरुवेट बना देता है। While studying the steps of glycolysis, please note the steps at which utilization or synthesis of ATP or NADH plus H plus take place. While studying the step of glycolysis, जब स्टडिंग माने पढ़ रहे हो या पढ़ रहे हो कोई स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स को जब पढ़ा जा रहा हो तो प्लीज नोट द स्टेप्स, उस स्टेप्स को नोट करो विच जो माने जहाँ यूटिलाइजेशन अथवा सिंथेसिस ऑफ एटीपी कि कहाँ एटीपी का यूज हुआ है और कहाँ पर एटीपी बना है, इस स्टेप्स पर नोट करना ज़रूरी है। और दूसरा यह नोट करना ज़रूरी है कि NADH प्लस कहाँ बना है। अगर हम आगे देखें तो ATP इज यूटिलाइज्ड एज 2 स्टेप्स। यह जो ATP है मतलब पहले बताया गया था कि स्टेप को नोट करना है, तो यहाँ नोट किया जा रहा है कि ATP इज यूटिलाइज्ड एट 2 स्टेप्स। यह जो ATP है वह यूटिलाइज्ड माने प्रयोग किया गया है एट 2 स्टेप, 2 स्टेजों पर कौन से स्टेज हैं, पहला फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट। मतलब पहला एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में और यहाँ ATP यूज होता है। अगर हम देखें तो यहाँ जो पहला ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ ATP यूज और ADP बना है। आप देख सकते हो कि एरो दिखाया गया है कहाँ से कहाँ तक, मतलब ATP से ADP बना है। मतलब अगर फास्फेट जुड़ा तो ATP का यूटिलाइजेशन हुआ है। एंड जो सेकंड है, एंड इन द सेकंड इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फास्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। यहाँ देखें तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट जब किसमें कन्वर्ट हुआ है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में, तो यहाँ भी ATP का क्या हुआ है, यूज हुआ है। तो मतलब 2 ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पर ATP का यूटिलाइजेशन माने प्रयोग हुआ है। पहला कहाँ है कि जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज होता है और दूसरा जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट किस में चेंज होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। एंड द फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट इज स्प्लिट इनटू डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर हम आगे देखें तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट, जो फ्रक्टोज था 1,6 बिसफास्फेट वह स्प्लिट होता है, मन ब्रेक होता है, यानी टूटना किसमें, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन में। डिहाइड्रोक्सी एसीटोन जिसे हम क्या कहते हैं, DHAP माने धाप। डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में ब्रेक होता है, जो कि यहाँ दिखा गया है क्या, पहला। एंड सेकेंड फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PGAL, यहाँ दिया गया है कि 1,6 बिसफास्फेट किसमें स्प्लिट हुआ है, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन में एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3P फास्फेट में। एंड वी फाइंड, हम पाते हैं दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NADH plus H plus is formed from NAD plus. This is when
3 phosphoglyceraldehyde is converted into 1,3 bis phosphoglycerate। हमने आगे देखा कि यहाँ जो 1,6 बिसफास्फेट था, 1,6 बिसफास्फेट वह दो चीज़ें बनाता है। कौन कौन सा? एक बनाता है धाप जिसे कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, और दूसरा बनाता है 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। एंड अगर हम देखें तो हमने तो एटीपी तो नोट कर लिया, अब इसके बाद क्या है? एएनएडीएच। अब एएनएडीएच में देखें तो वी फाइंड हम पाते हैं दैट की देयर और वन स्टेप, यहाँ केवल एक ही स्टेप है जहाँ NaDH प्लस इज फॉर्म्ड बनता है फ्रॉम मने कहाँ से? NAD, फ्रॉम NAD से बनता है क्या? NaDH प्लस। दिस इज वेन, और यह तब होता है कब? वेन 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PgAl, मतलब यहाँ 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है? 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि NAD प्लस से NADH प्लस में चेंज हो रहा है, तो यहाँ एक NADH प्लस बनता है। आखिर ये आप जो मतलब हमें तो एनर्जी ही प्राप्त करनी है ग्लूकोज से, ग्लाइकोलाइसिस मेथड द्वारा ग्लूकोज से हमें एनर्जी प्राप्त करनी है। कितना एनर्जी हमें मिलेगा? तो एनर्जी हमें किस रूप में मिलती है? एनर्जी हमें दो रूप में मिल सकती है। एक हो सकता है ATP, अथवा जो दूसरा हो सकता है वह अदर फॉर्म में, मतलब दूसरे रूप में हो सकता है। वह हो सकता है NADH प्लस के रूप में, अथवा जो दूसरा और एक हो सकता है जिसे हम कहेंगे क्या, या फिर DH2 के रूप में, जो कि आगे आएगा। तो यहाँ ATP कितना बना? ATP जितना बनेगा हम उसी आधार पर, उसी बेस पे हम बता सकते हैं कि एक ग्लूकोज से कितनी ATP यानी कितना एनर्जी मिलता है। और दूसरा NADH प्लस, यहाँ जो दिया गया है NADH प्लस, एक NADH प्लस से कितना ATP मिलता है? तो हमें डायरेक्टली केवल यहाँ एक ATP मिल रहा है। ग्लाइकोलाइसिस मेथड में, प्रोसेस में केवल हमें डायरेक्टली ATP कितना मिल रहा है? एक। एंड NADH कितना मिल रहा है? एक। तो लेकिन हमें यहाँ जानना, यह बेसिक बात है कि एक NADH प्लस से 3 ATP बनता है। इसे ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा बनाया जाता है, जिसमें एक NADH प्लस से 3 ATP बनती है। अगर हम आगे देखें तो 2 redox equivalents are removed from PgAl transferred to molecule of NAD plus। 2 redox equivalents, अगर हम देखें 2 redox equivalents in the form of हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रूप में जो 2 redox equivalents होते हैं वह PgAl फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से किस में बदल जाते हैं? NAD प्लस में। अगर हम यहाँ देख सकते हैं कि यही जो 2 हाइड्रोजन है NAD प्लस से NADH प्लस में आया है, तो यह क्या था? PgAl। तो PgAl से यह किस में ट्रांसफ़र हुआ है? 1,3 बिस फास्फोग्लिसरॉल एसिड में, जहाँ से 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स रिमूव्ड हुए हैं हाइड्रोजन के रूप में। एंड अगर हम आगे देखें तो PgAl इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विथ इनऑर्गेनिक फास्फेट इज गेट कन्वर्टेड इनटू BPGA। यह जो हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? अगर किसी में हाइड्रोजन का जुड़ जाए, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। लेकिन हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? रिडक्शन। लेकिन अगर हाइड्रोजन कहीं से रिलीज हो रही हो, कहीं से हाइड्रोजन रिलीज हो रही हो, एरो का ऊपर का मतलब है क्या? रिलीज हो रही हो, तो वहाँ क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। तो यहाँ PgAl से अगर 2 हाइड्रोजन निकले रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स के रूप में,
तो PgAl क्या हुआ, ऑक्सीडाइज एंड विथ इनऑर्गेनिक फास्फेट टू गेट कन्वर्टेड, और इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ साथ यह किस में बदल जाता है, BPGA में। BPGA का मतलब 1,3 बिसफास्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है। एंड अगर हम आगे देखें तो दिस इज टू कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिसफास्फोग्लिसरिक एसिड। अगर हम देख सकते हैं कि PgAl किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट में। एंड टू रिडॉक्स, जो कि हमने देख चुका है, द कन्वर्जन ऑफ BPGA to 3-phosphoglyceric acid is also an energy yielding process। मतलब जब यह PgAl ऑक्सीडाइज होने के बाद कन्वर्ट होता है किसमें, BPGA में, तो इन कन्वर्जन ऑफ BPGA टू 3-phosphoglyceric एसिड, कहाँ से, PgAl मतलब 3-phosphoglyceric एसिड से 1,3 बिसफास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होने में यह एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होता है। मतलब इसमें एनर्जी निकलती है, दिस इज एनर्जी निकलती है, जो कि यह जो एनर्जी होती है ट्रैप होती है, माने उसे बांधी गई होती है, रखी गई होती है, किसके रूप में, उसे ट्रैप की जाती है, किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ ATP बनाए जाने के लिए उन्हें फॉर्मेशन मतलब ट्रैप की जाती हैं। एंड another ATP is synthesized during the conversion of PEP to pyruvic acid। एंड another ATP, जो दूसरा ATP होता है, वो सिंथेटाइज किया जाता है किसके दौरान, कन्वर्जन ऑफ PEP टू पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से यह जो फास्फोफिनॉल पायरुवेट है, यह जो फास्फोफिनॉल पायरुवेट है, जब यहाँ से पायरुविक एसिड बनती है तो यहाँ डायरेक्ट ATP बनता है। तो यहाँ बताया गया है कि जो दूसरा एक ATP तो पहले ही है, एक ATP तो पहले ही बताया गया है कि कन्वर्जन ऑफ BPGA टू 3-phosphoglyceric एसिड इज आल्सो एनर्जी यील्डिंग। मतलब इसमें एनर्जी रिलीज होती है, जो कि ATP के रूप में फंसाई गई होती है, ATP बनाने के लिए रखी गई होती है। और जो दूसरा ATP होता है वह फास्फोफिनॉल पायरुवेट, जिसे क्या कहते हैं, PEP माने फास्फोइनॉल पायरुवेट से जब पायरुविक एसिड बनता है तो उसमें ATP दूसरी वाली क्या रिलीज होती है। अगर हम आगे देखें तो कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन दिस पाथवे फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। कैन यू देन कैलकुलेट, कैन यू देन माने क्या तुम तब कैलकुलेट कर सकते हो कि हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन दिस पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मतलब अगर ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल का ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो कितने, 1 2 3 कितने ATP बने। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम देखें यहाँ जो है 3 कार्बन का लिया गया है, जिसे हम 2x यहाँ आगे 2x लगाया गया है, जिसका मतलब है कि यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 13 कार्बन, तो बार बार यहाँ और यहाँ ना लिख करके डायरेक्ट अगर यहाँ 3 लगा दिया गया है, 2 लगा दिया गया है, मतलब पहले 3 कार्बन का जो दोनों पार्ट बना था, धाप और PgAl, इन्हें ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब दोनों एक ही हैं, तो इन्हें 2x मतलब दुगुना करके लिख दिया गया है। तो मतलब यहाँ एक ATP और यहाँ एक ATP यहाँ बनी है, और जो दूसरा ATP है वह दूसरा ATP यहाँ बनी है। तो मतलब अगर एक में एक ATP बन रही है और दूसरे में एक ATP बन रही है, तो यहाँ जो 2x किया गया है, मतलब इसे हम 2x करें और इसे हम 2x करें तो कितना हो जाएगा, 4 ATP टोटल फॉर्म होते हैं। लेकिन
हमने यहाँ देखा कि इस प्रोसेस में 2 एटीपी लगती भी हैं, तो नेट कितना एटीपी बनेगा? नेट जो एटीपी बनता है, केवल 2 ही एटीपी हमें नेट प्राप्त होता है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं कि एक एटीपी पहले यहाँ और दूसरी एटीपी जो है यहाँ पर यूज हुई है। तो 4 एटीपी बनी, 2 एटीपी यूज हुई है, इसीलिए यहाँ 2 एटीपी ही नेट बचती है। यहाँ 2x नहीं लिखा गया है क्योंकि यहाँ धाप और पीजीएल नहीं बना था, यहाँ से बना था, इसीलिए यहाँ के नीचे 2x लिखा गया है। अगर हम आगे देखें तो पायरुविक एसिड इज देन की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड ही एकमात्र प्रोडक्ट बनता है। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट, मतलब यह जो प्रोडक्ट बना है, अब इसका फेट माने फ्यूचर क्या है, कि आगे यह और ब्रेक होगा, कि अब या इसी पर रेस्ट माने रह जाएगा, कि आगे और ब्रेक होगा, इसका फ्यूचर क्या है? दिस डिपेंड्स ऑन द सेलुलर नीड, या सेल के आवश्यकता पे, मतलब वह कैसे उसे यूज में लेना चाहती है। अगर 1-2 एटीपी चाहिए तो ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि यहाँ जो है एनर्जी प्राप्त करने के लिए ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन एंड ऑक्सीडेटिव रिएक्शन एंड क्रेब साइकिल बहुत सारे स्टेप से बहुत सारे होते हैं जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर हमें ग्लाइकोलाइसिस कितनी एनर्जी मिली? 2, आगे भी कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती जाएगी। तो अगर सेल को 2 ही एनर्जी की ज़रूरत होगी तो इसका केवल ग्लाइकोलाइसिस ही होगा। अगर सेल को और एनर्जी की ज़रूरत होगी तो इसका फर्मेंटेशन भी होगा और लिंक रिएक्शन यानी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन भी होगा, और सबसे ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा यूज हुई तो क्रेब साइकिल भी होगा। हमें पता है कि ग्लूकोज का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब अगर सारे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी किस में थी? बॉन्ड्स में, जिसमें इसमें कितना पाया जाता है ग्लूकोज में? 6 कार्बन। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से अगर हम देखें तो कंप्लीटली ऑक्सीडेशन के बाद कितनी एटीपीज बनती हैं? तो वह होती हैं 38 अथवा 36, 2 हो सकती हैं, 38 अथवा 36, जो कि अलग अलग मेथड पर डिपेंड करता है कि कब 38 बनेगी, कब 36 बनेगी। अगर हम आगे देखें तो देयर आर 3 मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल हैंडल पायरुवेट एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस, मतलब यहाँ 3 मुख्य रास्ते हैं जो कि which different cells handle pyruvate acid produced by glycolysis, जो ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बना है उसे हैंडल कैसे करते हैं एक सेल्स, इसके 3 मेथड हो सकते हैं। पहला, दीज आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब या तो पहला हो सकता है कि उसका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, अथवा दूसरा हो सकता है कि उसका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, तीसरा हो सकता है उसका एयरोबिक रेस्पिरेशन हो। तो फेट मान फ्यूचर अगर पायरुविक एसिड का देखें तो वह सेल के कार्य, मतलब सेल की आवश्यकता पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन यह क्या बन सकता है? 3 चीज़ हो सकता है, तो लैक्टिक एसिड अथवा फर्मेंटेशन अथवा एयरोबिक रेस्पिरेशन। Fermentation takes place under the anaerobic condition in many prokaryotes and unicellular eukaryotes for the complete fermentation जो होता है वह anaerobic कंडीशन में, anaerobic कंडीशन मतलब अगर ऑक्सीजन की एब्सेंट में देखें तो बहुत सारे प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में हो सकता है। For the complete oxidation of glucose, CO2 and H2O, however, organisms adopt Krebs cycle, which is also called the aerobic respiration. This requires O2 supply. अगर हम आगे देखें तो या तो
फर्मेंटेशन हो सकता है, जो कि एनआरोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंट में भी हो सकता है। वो भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट यूनिसेलुलर यूकैरियोट में हो सकता है। लेकिन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होने के लिए, जिससे CO2 और H2O निकल जाएं, उसके लिए ऑर्गेनिजम्स में क्रेब साइकिल पाया जाता है, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। दिस रिक्वायर्स O2 सप्लाई। इस क्रेब साइकिल की मेथड को कंप्लीट करने के लिए O2 सप्लाई होना जरूरी है।